नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं तालिबान के साइड इफेक्ट। जी हां, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में पड़ने वाले इसके साइड इफेक्ट की चर्चा शुरू हो गई है। इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। सबसे बड़ी चिंता वहां पर मौजूद है जहां पर हिंदू और सिखों को तो सुरक्षित लाने की बात यहां पर की जा रही है। अफगानिस्तान में एक बड़ी आबादी हिंदू और सिखों की है जो कई पीढ़ियों से वहां पर रह रही है। मजार शरीफ में तो वैसे कई हिंदू परिवार हैं जो सैकड़ों साल से वहां पर बसे हुए हैं। उनके लिए तालिबान की सत्ता में वापसी एक दुखद अनुभव लेकर आ सकती है, क्योंकि वहां पर उनकी पैतृक संपत्ति है, उस देश से जुड़ी यादें हैं, उनके कारोबार है, जीविका है और भी दूसरे जो है साधन है। उनके लिए अफगानिस्तान छोड़ना बेहद दुखद होगा। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि आतंकवादी और तालिबान में कोई भी खास अंतर नहीं होता। अब एक ही देश की सत्ता उनके हाथ में है और पाकिस्तान से उनके संबंध जग जाहिर है। ऐसे में वो हमारे बहुत नजदीक आ गए हैं, इसलिए हमारे ऊपर आतंकवाद का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। आपको बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान में करीब 3 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई गई हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमुख रूप से निवेश वहां पर कर रखा है। अगर तालिबान के पहले संस्करण को देखा जाए तो वो पूरी तरीके से भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक थे। उनकी कट्टरता का आलम यह था कि भारत की निशानियों को भी वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तालिबानियों का पुराना रुख भी समस्याएं खड़ी कर सकता है, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान का वजूद है और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ है। तालिबान के सत्ता में आने का असर भारत ईरान समीकरण पर भी पड़ेगा, क्योंकि तालिबान अब पहली बार अफगानिस्तान में आए थे तो उसे उत्तरी अफगानिस्तान में सत्ता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वहां पर स्थानीय नेता अब्दुल्ला ने अपनी काफी टक्कर वहां पर दी थी। उन्होंने वो हिस्सा तालिबान स्वतंत्र था। उत्तरी अफगानिस्तान के इलाके में सीमा ईरान से जुड़ी हुई है और उस वक्त ईरान के पीछे के अब्दुल्ला काफी मदद उन्होंने की थी और उस वक्त भारत, ईरान, अब्दुल्ला मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन अब वैसे संबंध नहीं है। ऐसे में भारत द्वारा बनाए गए चाबहार बंदरगाह को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो तालिबान के साइड इफेक्ट्स क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और बात के लिए हमारे साथ में दो मेहमान यहाँ पर मौजूद है, जिसमें महमूद आलम हमारे साथ में है जो कि विदेश मामलों के जानकार है, सुमन शर्मा जी हमारे साथ में है जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, और इसके साथ ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी भी हमारे साथ में है। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है, महमूद आलम जी, आपसे सवाल मैं करना चाहती हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हिंदू सिख कमेटी कितनी सुरक्षित है वहां पर। तालिबान एक तरफ से भरोसा वहां पर दिला रहा है, लेकिन भरोसा कितना किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा गया है कोई भी देश तालिबान पर भरोसा करने के लिए नहीं है, कोई भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो किस तरीके से देखा जाए? वाकई में ये बड़ा नाजुक वक्त है हमारे लिए। जी। और वहाँ पे जो जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनके लिए बहुत नाजुक वक्त है इस वक्त जो है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, अब ये इस बार जब ये तालिबान आए हैं तो ये इनको अगर हुकूमत करनी है तो देखिए आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते, वर्ल्ड के साथ इनको चलना होगा और अपनी कार्यशैली, और वो उसका कुछ ऐसा इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये देखिए, कल उनका एक बयान आया है कि हम जो है भारत का स्वागत करते हैं कि वो आए और जो प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट हैं उनको वो पूरा करे। और उसके अलावा वो एक ये इस तरीके की तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं कि वो जो है एक चरमपंथी वाली जो है उससे वो निकल के, क्योंकि देखिए अगर उनको हुकूमत करनी है और लंबे अरसे तक अगर उनको हुकूमत करनी है तो आज घुमंडी करके दौड़ में आप अकेले तो रह नहीं सकते, और सिर्फ आप जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बेस पे जो है आप अपनी जो है हुकूमत को नहीं चला सकते। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये बोला कि जो उनका पास्ट है कि उन पर अब भरोसा किया जाए या ना किया जाए, तो ये जो है, और दूसरे ये है कि अभी तक जिनके साथ और जो हमारी पॉलिसी रही है कि हम आतंकवाद से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे हम कोई राब्ता नहीं रखेंगे, तो ऐसे में ये हमारी हुकूमत के लिए भी और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक हमारा इम्तहान है कि हम क्या करें क्या ना करें। ये एक जो है बहुत नाजुक वक्त है और ये हमारे फॉरेन
पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके लिए भी एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है कि ये सिचुएशन एक ऐसी आ गई है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो अब लेट्स वेट एंड वॉच। तो कि देखिए हमारे नो डाउट हमारे जो वहाँ पे लोग हैं और जो हमारा वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। पिछले 20 सालों में हमने करीब वहाँ पे 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, ये सब काम किया है। और हिस्टोरिकली भी हमारे जो है अफगानियों से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो अब इसमें इसके अलावा ये देखिए आप यहाँ पे हमारी कंट्री में हजारों जो हैं अफगानी आके पढ़े हैं और वो वहाँ पे हैं। तो वो इंडिया के लिए क्या सोच रहे हैं और इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि क्या हम एकदम, अब देखिए ये मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल समय इस सेंस में है कि क्या हम जो है अफगानिस्तान को छोड़ दें, क्या हम अफगानिस्तान को छोड़ दें, क्योंकि देखिए ये तो चाइना और पाकिस्तान और चाइना तो यही चाहेंगे कि इंडिया वहां से निकल जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हमने जिस तरीके से हमारा हमेशा आतंकवाद को लेके दृष्टिकोण रहा है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है और बहुत सोच समझ के और हमको देखना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान और चाइना के लिए हमको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो इस बात को गौर से देख रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। विंग कमांडर सर, सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, ये बहुत दिन से हम बातचीत कर रहे हैं, क्या भविष्य होगा, क्या किया जा सकता है, क्या होना है, इस पर हम लगातार बातचीत कर चुके हैं। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि वहां पर जो अब तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, कहीं ना कहीं वो सत्ता भी हासिल कर लेंगे, उसके बाद में वहां पर राज भी करने लगेंगे, लेकिन वहां पर जो हिंदू सिख कमेटी है वो कितनी सुरक्षित है? क्योंकि जब वो भरोसा यहाँ पर दिला रहे हैं, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही, उन्होंने ये भी कहा कि हम दुश्मन नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, कितना भरोसा किया जाए? क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, जो और भी देश है वो तालिबान पर भरोसा करने के लिए राजी ही नहीं है। तो अब सवाल बड़ा ये उठता है कि वहां पर जो हिंदू और सिख कमेटी है वो कितनी सुरक्षित है? हिंदू और सिख कम्युनिटी जो है अफगानिस्तान में सदैव सुरक्षित होती है, या अभी से नहीं, सबसे पहले तो वहाँ हिंदू ही थे। जब बुद्धिस्ट बने लोग वहाँ पे, वो हिंदू थे, हिंदू बुद्धिस्ट बने और बुद्धिस्ट के बाद इस्लाम आया, तो तब से तो बैठे हुए हैं यहाँ से। वो जो बीवी प्रॉपर्टी, हमारे ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी वही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सब आपकी एको बहुत आ रही है, तो सारे सेफ हैं। पर अब प्रॉब्लम है, जब तक अफगानिस्तान की जब हुकूमत थी तब तक तो सेफ थे, अब तालिबान की हुकूमत आई है। तालिबान रिलीजियस बेस पे काम करता है और रिलीजियस वो रेडिकल रिलीजन बेस पे काम करता है। वैसे इस्लाम बड़ा गोल्डन रिलीजन है, पर जब इस्लामिक रेडिकल हो जाता है तो तालिबान है। अब तालिबान को उसका वो रवैया देख के आपके हिंदू और सिख जो कम्युनिटी है, वो मेरे ख्याल में आप उनकी गारंटी नहीं दे सकते। अभी कई केसेस आ गए हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। अभी तो तालिबान ने तो उनकी औरतों पे भी हमला किया है, सिखों की औरतों पे, हिंदुओं की औरतों पे हमला किया है। सो इसका मतलब ये है कि एश्योरेंस उनकी है, पर किस तरीके की एश्योरेंस है? क्योंकि तालिबान में बड़े फैक्शंस हैं। तालिबान एक कोहेसिव फोर्स नहीं है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कि ऊपर से नीचे एक चेन ऑफ कमांड है। उनके वेरियस ट्राइबल लोग बने हुए हैं, वो जो अपना ट्राइबल बदले लेते हैं। इसलिए तालिबान के कई लीडर्स कह रहे हैं हम इस तरीके से अच्छा काम करेंगे, पर कई उनके सबऑर्डिनेट लीडर्स हैं वो कुछ और कर रहे हैं, और इसीलिए आपको ये सारे इंसिडेंट्स मिल रहे हैं। तो तालिबान की लीडरशिप चाहते हुए भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, पूरी गारंटी नहीं कर सकती सिख और हिंदूज की।
क्योंकि फैक्शन बहुत सारे हैं। पर एक बात तो है, तालिबान की लीडरशिप अब बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ में बोला है, तालिबान चाहे सबसे क्रूर हो, एक हाथ में AK-47 और दूसरे हाथ में किसी की औरत को उठा के कंधे में रखा हो, पर उसका IQ बहुत हाई है। उसको यह पता है कि उसके भले के लिए क्या है और उसके बुरे के लिए क्या है। और उसको अभी पता है कि उसका भला ये होगा कि हिंदुस्तान से मदद लेता रहे, चाइना से मदद लेता रहे, जितना पैसा इन लोगों के खीसे से निकाल सकता है निकाले। इसलिए चाइना भी चुप होगा। चाइना उनको उधार नहीं चढ़ा सकता, जैसे श्रीलंका को और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को उधार चढ़ाया हुआ है। उनको उधार की सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान पे तालिबान को चाइना बेइंतहा पैसा देगा अपना मुंह बंद रखने के लिए कि आप उगियार मुसलमान को कुछ ना बोलें। अगर वहां पे आग भड़का दी तो चाइना डूब जाएगा। इसीलिए वो तालिबान को खुश रखना चाहते हैं। और रशिया बाहर बैठा हुआ है, सारा डेवलपमेंट देखेगा। हमने ह्यूमैनिटेरियन कॉज लिया है, हमारे सारे के सारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स बने हैं, डैम, रोड्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि। तालिबान ने ये एश्योरेंस दी है कि आपका ये मामला सही रहेगा, क्योंकि उससे तालिबान का फायदा है, उनकी हुकूमत अच्छी हो रही है। चाइना को बेशक बुरा लग रहा हो, पर वो तालिबान ये होने नहीं देगा कि चाइना के कहने पे वो कोई काम कर ले। ये भी बात याद रखिए, तालिबान पूरा अपना कंट्रोल रखेगा, लगाम उसके हाथ में रहेगी। चाइना ये ना सोचे कि ये अब आ गया है तो जो मर्जी करेगा, नहीं होगा बिल्कुल। तो ये है इनकी अंदर की स्टोरी। अब हमारी डिप्लोमेसी क्या कहती है, हमारी सिक्योरिटी थिंकिंग क्या कहती है, हम उनको इवैक्यूएट कर सकते हैं। तालिबान ने इवैक्यूएट करने को बोला है, पर कम्युनिटी सिख और हिंदुओं की इतनी ज्यादा है कि ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमारे लीडर्स को पहल करनी पड़ेगी, चाहे विजिट करें, गुडविल विजिट हो या उनको बुलाएं, और हमारी जो डायस्पोरा है, हिंदू और सिख डायस्पोरा, उसको सेफ रखने की कोशिश करें। बिल्कुल विक्रम सर, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, चलिए ये तो बात कर ली कि हिंदू सिख कमेटी वहां पर कितनी सुरक्षित है और किस तरीके से सुरक्षित है, ये तो हमने जान लिया। सवाल आपसे ये है कि भारत के लिए तालिबान के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, वो साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ये बख्शी सर ने जैसे बोला और आपने भी अभी बताया कि हिंदू और सिख कम्युनिटीज इनकी सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा मुझे तो डाउट है। तभी इनको CAA वाली कैटेगरीज में डाला गया था, क्योंकि ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थी। और तालिबान तो अब आया है, तालिबान के आने से पहले भी इन लोगों को काफी परसिक्यूशन से गुजरना पड़ा और इनके हालात कोई बहुत अच्छे तो नहीं थे, जिस तरह की हमने स्टोरी सुनी है। तो किसी धर्म के खिलाफ तो हम क्या बोलेंगे। पहले जो हिंदू और बुद्धिस्ट कंट्री था और किस तरह आखिरी हिंदू राजा को मारकर उसे एक मुसलमान कंट्री बनाया गया, तो ये वाली सब चीजें भी सच हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो इनको भी नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और तालिबान जो कि अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी कोई हालात बहुत अच्छे तो नहीं थे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसीलिए CAA में इन दोनों माइनॉरिटीज को डाला गया था कि इनकी मदद हो सके। और हो सकता है अब अभी भी हिंदुस्तानी सरकार उनकी थोड़ी और टाइम को, थोड़ा लिमिट को कम कर दे, इनकी मदद हो सके इस वजह से। और बाकी अभी तालिबान के आने के बाद इनके हालात क्या होंगे वो हम लोग सिर्फ गेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा वो सर ने बताया, वो जो सबसे पहले वाले स्पीकर ने, कि ये लोग आइसोलेशन में रहकर और रूल कर पाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये किस तरह ऑल इंक्लूसिव बन पाएंगे। सबसे पहले एक इंक्लूसिव सरकार की बात की जा रही है, तो ये किस तरह वैसी वाली एक सरकार बनाएंगे ताकि इन्हें एक्सेप्टेंस भी मिले और एक इंक्लूसिव सोसाइटी होने का इनको एहसास भी हो। तो वो अभी धीरे धीरे ही पता चलेगा। जिस तरह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीउल्लाह, उनकी मुजाहिद जो उनके स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने ये जवाब दिया था कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और फॉरेनर्स को भी, या जो लोग पहले सरकारों में काम कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि औरतें और लड़कियां काम भी कर सकेंगी, पढ़ भी सकेंगी, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शरिया।
तो इसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि शरिया किस तरह का लॉ है उसी से सभी लोग वहां से भाग रहे हैं। आज भी देखा गया है जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है और औरतें और लड़कियां जिस तरह फेंसिंग में से मदद मांग रही हैं यूएस सोल्जर्स की। एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है ताकि उन्हें वहां से जाने का मौका मिले। अगर तालिबान इतना ही ऑल इंक्लूसिव था और सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहता था और फॉरगिवनेस की बातें जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी गई हैं, तो फिर वहां से लोग जाते ही क्यों? अगर उनका सारा वजूद धर्म से जुड़ा हुआ है, यही धर्म सारे इस्लामिक वर्ल्ड के लिए है, तो फिर वो लोग जो जा रहे हैं क्या वो मुसलमान नहीं है? उनके लिए भी तो वही अल्लाह है और वही कुरान है। तो फिर ये फर्क किस लिए? क्या बिना तालिबान के क्या उनकी सोसाइटी डीपली कंजर्वेटिव नहीं थी? सिर्फ हम काबुल को अफगानिस्तान ना समझें, रूरल अफगानिस्तान में तो हालात हमेशा से ही ऐसे थे, ये कितने लोग जानते हैं। और सिर्फ काबुल की सरकार कोई वर्ल्ड जानती है या वहीं पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट था, लेकिन रूरल अफगानिस्तान में तो कोई डेवलपमेंट नहीं था। आज भी अमरुल्ला सालेह अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ पंजशीर से अपना रेजिस्टेंस शुरू करने की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोग बिना फाइट के इस चीज को जाने नहीं देंगे। साथ में जेंस स्टोल्टनबर्ग जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कल ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा पैसा अफगान नेशनल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए था, 2024 तक था, जिसे हमने फौरन फ्रीज किया है। तो उन्होंने पैसा इसीलिए बंद किया ना, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी वहाँ कोई सरकार नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि ये सरकार के लिए था, लेजिटिमेट सरकार के लिए था। तो अभी क्योंकि वहाँ कोई सरकार नहीं, तो हम इस पैसे को नहीं जाने देंगे। तो सारी कंट्रीज इस बात को लेके जानती भी हैं और स्टेटमेंट्स भी दे रही हैं कि वो आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक वहाँ उन्हें कोई ढंग की इंक्लूसिव सरकार नहीं नजर आती है, कोई लेजिटिमेसी नहीं नजर आती है या ग्लोबल एक्सेप्टेड कोई बॉडी नहीं नजर आती है। तो ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या होता है और किस तरह वो लोग एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, एक स्टेबल सरकार। अभी फिलहाल जिस तरह वो लोग बांट रहे हैं मिनिस्ट्रीज और वहाँ जो भी कुछ हो रहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उसी जगह पे करी जहाँ उन्होंने उसके इंफॉर्मेशन हेड को 11 दिन पहले मारा था। तब तक ये कहना क्या गलत है कि 11 दिन पहले तक उन्हें इंफॉर्मेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया मैनेजमेंट में कोई विश्वास नहीं था? अचानक टेक ओवर के बाद उनके अंदर मीडिया मैनेजमेंट आ गया। बिल्कुल। तो ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी। ये काफी डायकोटमी है और धीरे धीरे वहाँ पे कैसे हालात अनफोल्ड होते हैं और वर्ल्ड उसे किस तरह देखता है और कैसे नॉर्मलाइज होंगे रिलेशन, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल सुमन शर्मा जी, जिस तरीके से आपने बताया है बिल्कुल उस पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत अभी है। महमूद आलम जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। महमूद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अब कहीं ना कहीं भारत को इससे खतरा तो है। पाकिस्तान, चीन और तालिबान की जुगलबंदी अगर बन जाती है, क्योंकि लगातार देखने में मिल रहा है कि तालिबान का समर्थन पाकिस्तान तो कर चुका है, अब इसके साथ में चीन जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ में है, तो इन तीनों की जुगलबंदी का भारत पर कितना असर पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा? देखिए अंशुल, ये तो मालूम है कि एक बात बताइए आप, ये तालिबान को मदद कौन कर रहा था? ऑब्वियसली पाकिस्तान मदद कर रहा था। बिल्कुल। और दूसरे ये उसकी पाकिस्तान की सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आर्थिक क्या है, इसका मतलब है चाइना था, चाइना मदद कर रहा था। और उनका ये मेन उनका कंसर्न यही था कि इंडिया को निकालो किसी सूरत से यहाँ से, जो है तालिबान को, जो है तालिबान चाहेंगे भी। देखिए तालिबान बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि तालिबान को अगर हुकूमत करना है, इंक्लूसिवनेस लेके आनी है और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड उनको रिकॉग्नाइज करे, तो उनको जो है सबको साथ में लेके चलना होगा। लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक मजबूरी ये भी है कि पूरी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है जी, पूरी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से जो है वो पाकिस्तानी की हुकूमत है वहाँ पे इस वक्त, इस तरीके से भी अगर बात कर लें, इस पे कोई हरज नहीं है। तो देखिए वो नहीं चाहेंगे, चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इंडिया को यहाँ पे रोल करे। लेकिन उसके साथ साथ हमको, देखिए हम जो है अगर हमको मौका मिलता है वहाँ पे, अगर तालिबान कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए, तो कैलकुलेटेड रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उसके अलावा
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर हमको सेंट्रल एशिया पहुंचना है जी। तो 4 बार जो आप बात कर रही थी वो हमको अफगानिस्तान के थ्रू ही पहुंचना होगा। बिल्कुल। उसके लिए जो हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पे लेट्स वेट एंड वॉच, लेकिन उसके साथ साथ हमको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। हम अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिकली सिर्फ इस वजह से नहीं कि हमारे लोग हैं वहाँ पे, हमारे लोग हैं। और देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद इस वजह से है कि अगर तालिबान ये चाहते हैं कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे तो उनको सब कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड के जो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनको सुरक्षा देनी होगी। और तालिबान को देखिए कहीं ना कहीं ये भी मालूम है कि इंडिया ने या इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पे है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है अफगानिस्तान में। और जैसे कि मैं कल की एक न्यूज देख रहा था कि वहाँ पे जो है तालिबान डेलीगेशन से सिख कम्युनिटी की गुरुद्वारे में मुलाकात हुई है और वहाँ पे उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है कि हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, आप लोग जो है यहाँ पे निश्चिंत होके रहिए। लेकिन मसला वही आ जाता है थोड़ा सा कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है तो उस पे जो है इंसान जो है भरोसा करने से डरता है। बिल्कुल। लेकिन बात यहाँ पे यही हो रही है, जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे कि अगर वो ये चाहते हैं कि इंक्लूसिव सरकार आए जिस तरीके से वर्ल्ड देख रहे, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअली एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अफगानिस्तान के मसले पे जो है पूरी ये जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है देखिए उसका एक तरीके से फेल्योर है। अब यूएसए ने देखिए 20 साल से आप वहां थे, आपने किसी को इंटरेस्ट में नहीं लिया और आपने ये आकलन किया कि साहब तालिबान को 3 महीने लगेंगे साहब जो है काबुल तक पहुंचने में, वो किस तरीके से आ गए और आपने सिर्फ जो है अपनी फौज, अपने लोगों को निकालने के लिए वहां पे फौजें लगा ली। और ये सारी चीजें क्या, और या जिस तरीके से ईयू है या जिस तरीके से इंग्लैंड है, ये सभी का फेल्योर है ना एक तरीके से। आपको मालूम नहीं था कि तालिबान की क्या पॉलिसीज हैं, क्या पॉलिसीज नहीं है। तो ये एक तरीके से पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का फेल्योर है। और अगर वहाँ पे हालात खराब होते हैं, इसके लिए पूरी की पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी एंड यूएनएस पूरा आपका इवन यूनाइटेड नेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। यहाँ पर विंग कमांडर सर एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसा कि कई बार निकलकर सामने आया है, भारत ने वहां पर निवेश कर रखा है, तो भारत के अफगानिस्तान में $3 अरब से जो निवेश किया हुआ है, अब उसका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? तालिबान लीडरशिप सब सेफ है, क्योंकि मैंने आज जैसे पहले आप बताया उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और तालिबान को पता है कि ये इतने डैम्स, रोड्स और टनल्स, रेलवे लाइंस वगैरह जो बनी हैं, हॉस्पिटल्स, ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए इनके लोगों का फायदा होगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रांग होगी। पर चाइना और पाकिस्तान ये नहीं चाहेंगे। वो चाइना चाहेगा कि हमें उसका पैसा लगे, और चाहे वो ज्यादा पैसा लगाए, पर वो दिखाना चाहता है कि मैंने आपके लिए इतना किया है। बिल्कुल। तो वो तो एक जिसको कहते हैं आग का कांटा है, इंडिया की जितना एफर्ट है। पर यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूं, इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है बाकी इस्लामिक नेशंस क्या सोचते हैं तालिबान के बारे में, ओआईसी क्या सोचता है, शंघाई कोऑपरेशन में क्या सोच है। यहाँ पे आपको पता चलेगा टेम्परेचर क्या है। बिल्कुल। कि किस तरीके से कौन किसकी सपोर्ट करेगा, क्या वो चाइना का सपोर्ट करेंगे, क्या हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे। वैसे तो बोल चुके हैं कि हम हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे, वो जरूर बोला उन्होंने, पर आगे अब पता नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि जो तालिबान बना है ये 3 फैक्शन से बना है, पश्तून फ्रॉम पाकिस्तान, पश्तून ट्राइब फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सीआर रिपब्लिक से, इसके समावेश से तालिबान बना है। कुछ लोग तालिबान लीडरशिप की बात मानते हैं, उसको देख के सलाम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो बने हैं मर्सिनरीज, लूट मार मचाने के लिए और जितनी लूट हो उसको बांटने के लिए। तो ये जो खतरनाक तालिबान का एलिमेंट है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए ना सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हमारे जो स्थान है, सांस्कृतिक स्थान, और जो हमने ह्यूमैनिटेरियन प्लेसेस बनाई हैं,
वो उनकी सेफ्टी इसी बात पे डिपेंड करती है। तो हमको ये ये सोच के चलना चाहिए कि ओआईसी की लीडरशिप और शंघाई कोऑपरेशन की लीडरशिप को अलर्ट करें और उनको कहें कि आप अफगानिस्तान को अवगत कराएं। बिल्कुल। इसलिए हमारा को अब और पहल करनी पड़ेगी, हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी और इंक्रीज होनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, मिलिट्री कोई कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अफगानिस्तान के बहुत सारे अफसर हिंदुस्तान में हैं जो ट्रेनिंग पा रहे थे और उनका अब फाइनेंस रुक गया है। बिल्कुल। किसी इसलिए रुका है कि अमेरिका उन्होंने रोक दिया है। इस समय हिंदुस्तान को उनको दिल जीतने के लिए उनको इज्जत से रखना चाहिए और इस तरीके की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो उसको आगे जाके दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद ट्रेन किया हुआ है, हमारे साथ ट्रेनिंग पाए हुए हैं। मेरे इंस्ट्रक्टर अफगान थे, अमानुल्लाह खान की फैमिली से थे। तो आपको पता होना चाहिए अफगान डायस्पोरा इन इंडिया इज विद इंडिया, वो बहुत फर्क पड़ेगा उसका। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। महमूद आलम जी, सुमन शर्मा जी और विंग कमांडर सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम तालिबान के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत में पड़ने वाले इसके साइड इफेक्ट की चर्चा शुरू हो गई है और इसी कार्यक्रम में हमने इसकी चर्चा की। और सबसे बड़ी चिंता वहां पर मौजूद हिंदू और सिखों की है, जो कि सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तालिबान का जो पास्ट रहा है, जो काम तालिबान पहले कर चुका है, उसको देखते हुए सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जो यकीन करना नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि तालिबान की आखिर चाल क्या होगी। लेकिन अब ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि तालिबान वाकई में सुधर गया है, क्या वो देश के साथ चलना चाहता है, क्या वो वापस अफगानिस्तान को वो चीजें दे पाएगा जिसका अफगानिस्तान हकदार है। ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।